हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 30 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन इंडिजीनियस पीपल। एफएओ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आपको ही पता है ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है इस साल। और इनकी जो वर्क है, इनके वर्क की भी तारीफ़ की गई है। आपको भी पता होगा, अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, हमने भी इसे पढ़ाया भी था और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक भी हुई थी। इसीलिए एज ए सेपरेट टॉपिक आपको एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और फिर इसके फंक्शंस क्या है, क्या इसे नोबेल प्राइज़ मिल चुकी है, क्या नोबेल पीस प्राइज़। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है सो दैट कोई भी क्वेश्चन अगर एफएओ के बारे में आए तो आप उसे सोल्व कर सको। अब यहाँ पे जो न्यूज़ आई है वो ये कि इंडिजीनियस पीपल के ऊपर कुछ रिपोर्ट एफएओ का आया है और हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंडिजीनियस पीपल की बात करें तो ये आपके जो ट्राइबल पीपल्स हो जाते हैं, है ना, उन्हीं को हम इंडिजीनियस पीपल कहते हैं, जो हमेशा से किसी पार्टिकुलर रीजन में रह चुके हैं, रह रहे हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को आप इंडिजीनियस पीपल कहते हो बेसिकली। तो ये जो थर्ड एडिशन जिसका टाइटल है इंडिजीनियस पीपल फूड सिस्टम इनसाइट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये टोटल टॉपिक का नाम है, बेसिकली रिपोर्ट का नाम है। ये रिलीज की गई है विद अलायंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। तो ये याद रखना है, वैसे तो इतने बड़े रिपोर्ट आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगी, बस आपको इन जनरल याद रखना है कि आपका रिलीज किसके द्वारा किया गया है। तो एफएओ प्लस बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल प्लस इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। और इस रिपोर्ट में बेसिकली 8 इंडिजीनियस पीपल के जो फूड सिस्टम है, क्या वो खाते हैं और किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, ये सब उनका फूड सिस्टम हुआ है ना, उसको स्टडी करी गई है। और ये 8 इंडिजीनियस पीपल इनहेबिट करते हैं अमेजन साहिल रीजन। साहिल रीजन आपको पता है अफ्रीकन रीजन को कहते हैं। हिमालयाज़ में रह रहे जो ट्राइब्स हैं उनके फूड सिस्टम को भी स्टडी किया गया है, एज वेल एज पैसिफिक आइलैंड एंड आर्कटिक, सो दैट उनके यूनिक कैपेसिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके, डॉक्यूमेंट किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके कि कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और रिजिलेंट फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं। तो ये हमें देखना है। और ये जो सिस्टम्स हैं वो अभी फ़िलहाल क्लाइमेट चेंज की जो घटना घट रही है, इनके फूड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या फिर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए जा रहे हैं वेरियस गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं ना कहीं इनके जो एग्जिस्टेंस है उस पर ही खतरे आ रही है। तो फूड सिक्योरिटी, इनके जो फूड सिस्टम है उस पर भी खतरा आ रहा है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है कि ये जो फूड पहले प्रोड्यूस करते हो वो प्रोड्यूस ना हो रहा हो या फिर कम प्रोडक्टिविटी हो रही हो, तो इसके कारण इनको फूड सिस्टम में भी चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दीज सिस्टम्स आर एट हाई रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड साथ ही साथ जो आजकल आप देख रहे हो कि ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पर इंडिजीनियस पीपल रहते हैं वहाँ पर माइनिंग, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को अलाउ किया जा रहा है ऑन द इंडिजीनियस पीपल टेरिटरीज। तो कहीं ना कहीं इनके जो लाइवलीहुड है या फिर वे ऑफ फूड सिस्टम है वो सब खतरे में है। तो आप देख सकते हो, ये हाईलाइट रिपोर्ट के द्वारा किया गया है। इंडिया को लेकर क्या स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं उसे भी देखते हैं। तो इंडिया में कुछ इंडिजीनियस ट्राइब, जैसे कि बोला गया 8 इंडिजीनियस पीपल के फूड सिस्टम को एनालाइज किया गया, जिसमें हिमालयाज के भी ट्राइब्स शामिल है। तो इंडिजीनियस पीपल अगर हम इंडिया के केस में देखें तो एक तो खासी, आपको ही पता है खासी ट्राइब से खासी जैनितिया, गैरो खासी जैनितिया हिल्स का भी नाम आपने सुना होगा। ये जो नाम दिए गए वो ट्राइब्स के ही नाम पर है। तो खासी ट्राइब्स आपको मेघालय में मिल जाते हैं। उनके फूड सिस्टम की क्या विशेषता है, तो पहली बात तो ये कि बायोम वहाँ का अगर देखा जाए तो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाटर स्ट्रीम्स मौजूद रहती है। और इनका जो मेन लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं देख सकते हो आप, कल्टिवेशन, गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, कैश क्रॉप, ये सब है। मोबाइल प्रैक्टिस होती है, क्या मोबाइल प्रैक्टिस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करना। तो यह शिफ्टिंग कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है खासी ट्राइब में। और फूड बार्टर है क्या, तो नहीं, फूड बार्टर नहीं है। फूड बार्टर में क्या होता है कि इफ़ आई रिक्वायर सम फूड एंड इफ़ आई डोंट हैव, देन मैं दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज करूँगा इन टर्म्स ऑफ फूड, और वो जो मुझे नहीं है वो मुझे देगा।
तो ये होता है फूड बार्टर यानी कि एक्सचेंज ऑफ फूड इन नीड। एंड जो अदर मेजर चेंजेज होने वाले हैं तो आप देख सकते हो, यानी कि क्या मेजर चेंजेज हो चुके हैं फूड सिस्टम में। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू खासी ट्राइब, तो पहली बात तो ये कि इंडिया ने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया था, इसने कहीं ना कहीं लोकल सब्सिस्टेंस सिस्टम को चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल राइस सप्लीमेंटेड द लोकल स्टेपल्स। वहाँ का लोकल स्टेपल्स जो वो फूड हो गई जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स के द्वारा ओरिजिनली खाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि राइस ने सप्लीमेंट कर दिया है लोकल स्टेपल्स को, जिसमें आपका मिलेट या पल्सेस आ जाते हैं। एंड विल्ड फूड्स रिड्यूस्ड इन डाइट एंड कैश बेस्ड इकोनॉमी बढ़ गई है। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेज हुए हैं। अब जो दूसरे ट्राइब्स का हाईलाइट हुआ है वो है आपका भूतिया एंड अनवॉल। और आपको याद रखना है ये सब ट्राइब्स कहाँ के हैं। भूतिया एंड अनवॉल ट्राइब ये आपके उत्तराखंड या इन जनरल बोला जाए तो आपका हिमालयन रीजन। बायोम की बात करें तो देख सकते हो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सिस्टम में ये ट्राइब रहते हैं बेसिकली। एंड मेन लाइवलीहुड एक्टिविटीज इनका वही कल्टीवेशन है, लाइव स्टॉक एंड गैदरिंग। मोबाइल प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, येस है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल प्रैक्टिसेस सेमी नोमाडिक या फिर ट्रांसह्यूमेंस यानी कि जो आपके कभी गर्मी के दिन हो गए तो फिर ये क्या करेंगे, हिमालय पे चढ़ जाएंगे, और जब ठंड के दिन आएंगे तो हिमालय से वैली में आ जाएंगे। इसी प्रैक्टिस को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक फ्रॉम लोअर रीचेस टू हायर और हायर रीचेस टू लोअर डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। एंड फूड वाटर है क्या इन ट्राइब्स में, बिल्कुल सही, बिल्कुल है यहाँ पे फूड वाटर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फूड्स इन नीड यहाँ पर देखने को मिलता है। और क्या चेंजेज हुए हैं, तो पहली बात तो ये कि रिड्यूस्ड एक्सेस टू विल्ड एडिबल्स। तो विल्ड एडिबल्स की एक्सेसिबिलिटी कम हुई है इन लोगों के लिए। लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज के कारण ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो रियलिटी बन गई है उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन इन रीजन में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ये लोग रिलाई करते थे उसका रिलायंस या डिपेंडेंसी भी कम होती जा रही है। तो ये भी आप 3 चेंजेस देख रहे हो। पहली बात तो रिड्यूस्ड एक्सेस टू विल्ड एडिबल्स, लैंड डिग्रेडेशन इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्राइब्स। इसके साथ साथ 2-3 ट्राइब 4-5 ट्राइब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के रहते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ट्राइब्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक साल कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्राइब्स एंड लोकेशन के ऊपर, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। एक तरफ आपको ट्राइब्स दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दिया जाएगा, दोनों को आपको मैच करने होते हैं, या फिर कुछ सर्टेन ट्राइब्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियरिटी आएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन से पूछे जाते हैं। ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस रिपोर्ट के बारे में बस आउटर जानकारी होनी चाहिए कि हाँ FAO एंड जो आपका बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल प्लस CIAT ये तीनों ने मिलकर रिलीज किया है। और इंडिया के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्स एंड बस मेंस के लिए आपको हो सकता है कि कुछ पूछ लिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर फूड सिस्टम, इन सब के बारे में। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन रिलीज। तो ये भी अच्छी बात है। जो ग्लेशियर लेक एटलस है, एटलस यानी कि मैप कह सकते हो, मैप यानी कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये जो मैप आप देख रहे हो है ना, इंडिया के स्टेट बाउंड्री है ना, और ये आपका जो गंगा की रिवर बेसिन है, यहाँ पर यमुना है, अपर गंगा है, राम गंगा है, शारदा है, सारे रिवर का जो बेसिन है वो भी हाईलाइटेड है। तो इसी मैपिंग को आप एटलस भी कहते हो। आपके एटलस मैप भी खरीदा होगा जिसमें आपके इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप, ये सब हाईलाइटेड रहते हैं। तो सिंपली मीन्स अगर हम गंगा रिवर बेसिन का एटलस रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो फिजियोग्राफी है उसको हम देख रहे हैं, जिसमें जो भी रिवर्स होंगे वो मौजूद होंगे। जो फिजियोग्राफी है कि वहाँ पे माउंटेन्स है, क्या है, ये सब भी मौजूद होते हैं, ये सब दिखाए जाते हैं। सो आप सबसे पहले इसे देख लो। ये जो इंडियन स्टेट बाउंड्री है, ये है आपका इंडियन स्टेट बाउंड्री। ये तो आपका सिक्किम है ही है, ये आपको दिख रहा होगा। और वेरियस रिवर जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, यमुना है, फिर आपका राम गंगा है, फिर शारदा है, फिर यहाँ पर देख सकते हो घाघरा है, फिर राप्ती है, फिर गंडक है, फिर बागमती, कमला, कोसी एंड लोअर गंगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो ये जो मैप रिलीज की गई है, इसके हाईलाइट्स को अगर देखें तो ये जो गंगा रिवर बेसिन है इसको 11 सब बेसिन में डिवाइड किया गया है। और ये डिवीज़न बेसिकली जो आपका मेजर रिवर का कन्फ्लुएंस होता है, कन्फ्लुएंस यहाँ पर रिवर्स मीट करती है,
उसके आधार पर इसका डिवीज़न किया गया है। और ये जो एटलस है, एटलस यानी कि मैप मेकिंग, मैप पब्लिशिंग, है ना। इट इज़ ब्राउट आउट अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट बाय यूजिंग हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़। तो कैसे आपका ये एटलस निकाले जाते हैं? तो बेसिकली नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट चलाई जा रही है और इसी प्रोजेक्ट के तहत ये एटलस रिलीज़ किया जा रहा है वेरियस हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज करके ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो। एंड क्या की फाइंडिंग्स हैं? की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख लो, ओवरऑल 4707 ग्लेशियल लेक्स को मैप किया गया है। ग्लेशियल लेक्स यानी कि वैसे लेक जहाँ पर वाटर एक्यूमुलेशन बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग्स होते हैं, है ना। ग्लेशियल मेल्टिंग के कारण जो ग्लेशियल लेक बन जाते हैं उसी को ग्लेशियल लेक कहते हैं, है ना। तो ए टोटल ऑफ 4707 ग्लेशियल लेक हैव बीन मैप्ड एंड उनको एक यूनिक ग्लेशियल आईडी दे दी गई है। सिंपली कहें तो रिकॉग्निशन दे दिया गया है हर एक ग्लेशियल लेक का इन दिस गंगा रिवर बेसिन। एंड सिर्फ 6 सब बेसिन, यानी कि टोटल तो 11 डिवीजन किया गया था, 11 में से सिर्फ 6 सब बेसिन में ग्लेशियल लेक्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोमिनेंटली इन कोसी एंड घाघरा सब बेसिन। तो अगर हम कोसी एंड घाघरा सब बेसिन की बात करें तो देख सकते हैं ये आपका कोसी बेसिन हो गया और ये जो आपका घाघरा सब बेसिन हो गया। तो यहाँ पर ज़्यादा आपके ग्लेशियर लेक्स देखने को मिल रहे हैं और मिनिमम नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स आर प्रेजेंट इन यमुना सब बेसिन। यमुना सब बेसिन में सबसे कम नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स बचे हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो 93.50% ऑफ द लेक काउंट, यानी कि अगर हम स्टेट वाइज जाएँ तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आपका ग्लेशियर लेक काउंट हुआ है विच कंप्राइज ऑफ 93.50%। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश होता है। दैट्स वाई आपका जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट इवेंट इतने सारे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में ये ग्लेशियर लेक आउटबस्ट आया था, आपको ही पता है ना। एंड ये बेनिफिट क्या होगी इस एटलस की? तो ये ऑथेंटिक वैलिडेटेड डाटाबेस प्रदान करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा सो दैट रेगुलर या पीरियोडिक मॉनिटरिंग जो भी चेंजेस हो रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ वाटर कैपेसिटी, वो सब मॉनिटर किए जा सके इन स्पेशल एक्सटेंट कि ये एक्सपेंड तो नहीं हो रहा है या फिर सिंक तो नहीं हो रहा है। ये सब को मॉनिटर किए जाएंगे सो दैट आपका जो पोटेंशियल डिजास्टर है उससे बचाया जा सके। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कई नए लेक तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग लेक हो सकते हैं, एक तो नए लेक हो सकते हैं। तो दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब कंपैरिजन किया जाएगा आपके प्रीवियस डाटा से। और फिर अगर हम बात करें बेनिफिट क्या होगा इस एटलस का, तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल ग्लेशियर लेक्स और उसके कारण जो होने वाले ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी, एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट भी किया जा सकेगा। इन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन फॉर न्यू हाइड्रोलॉजिकल मल्टी पावर प्रोजेक्ट। ये भी बात है कि अगर कोई हाइड्रो पावर या मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट लानी है तो उसके लिए जो आपका अच्छे से डिटेल्ड रिपोर्ट ये आपको एटलस प्रदान कर सकता है। अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की, तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका एम बेसिकली टू इम्प्रूव द एक्सटेंट, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ टारगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड एज ए पार्ट ऑफ डिटेल ग्लेशियर लेक इन्वेंट्री, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क, उसके बाद साइमुलेशन यानी कि डाटा आइडेंटिफिकेशन फॉर सेलेक्टेड लेक, ये सब किए जा रहे हैं इंटायर कैचमेंट ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर्स का, जिसमें आपका इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये सब आ जाते हैं। तो ये आपका नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है। याद ये रखना है कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो क्वालिटी है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन, उन सबको बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए एंड कैपेसिटी भी इन्हांस की जाए टारगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का, और वो तभी होगा जब प्रॉपर डाटा अवेलेबल होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया डिटेल से अबाउट दिस गंगा रिवर बेसिन एटलस। एंड प्रीलिम्स के लिए आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन से रिवर ईस्ट टू वेस्ट अलाइन है ना। जैसे यहाँ पर आप देख लो यमुना है, फिर गंगा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन से रिवर आ रहे हैं क्रोनोलॉजी में, है ना। और गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी आपको याद रख लेनी है। इवन आपका जैसे कुछ कोसी हो गए या फिर जो आपके गंडक हो गए, इनके भी अगर कुछ ट्रिब्यूटरीज पता हो तो वो और अच्छी बात है। सो we have covered this topic in detail. Let's move to the next article, LIGO
detects new source of gravitational waves from neutron star black hole collision। आपको पता है न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और ये स्टार की जब मृत्यु हो जाती है तो अल्टीमेटली वो ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। और जब भी कोलिजन होता है आपका न्यूट्रॉन स्टार का या फिर ब्लैक होल कॉलिजन होता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज करती है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है 2016, 17, 18, 19 और क्वेश्चन भी 2 बार इससे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये ग्रेविटेशनल वेव्स है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो साइंटिस्ट ने पहले वैसे डिटेक्ट किया है सिग्नल्स ऑफ कोलाइडिंग ब्लैक होल्स एंड कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ था कि जो ब्लैक होल का भी मर्ज हो सकता है न्यूट्रॉन स्टार से। लेकिन अब जो है ये LIGO प्रोजेक्ट के तहत डिटेक्ट किया गया है कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हुए हैं वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल कॉलिजन से हुई है। तो अगर हम डिटेल से बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार तब बनते हैं जब मैसिव स्टार यानी कि काफ़ी विशाल मास वाले स्टार, उनके अंदर जो फ्यूल ऑपरेट हो रही होती है वो रन आउट हो जाती है और उसके बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं, तब जाके आपका न्यूट्रॉन स्टार बनता है। न्यूट्रॉन से याद रख सकते हैं जहाँ पर कोई भी एक्टिव एनर्जी नहीं है ना, बिकॉज ऑल द फ्यूल्स हैव बीन रन आउट एंड साइंटिस्ट रिपोर्ट्स ऑब्जर्विंग नॉट जस्ट वन बट 2 सच रेयर इवेंट ईच ऑफ विच गेव ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये जो आपका न्यूट्रॉन स्टार प्लस ब्लैक होल कॉलिजन देखने को मिला है वो सिर्फ एक इवेंट से नहीं बल्कि 2 ऐसे रेयर इवेंट देखने को मिले हैं और दोनों से ग्रेविटेशनल वेव्स निकली। एंड ये जो डिटेक्ट की गई है ग्रेविटेशनल वेव्स वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट आता है लेजर इंटरफेरोमेट्रो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO यूनाइटेड स्टेट्स में एंड बाय वर्गो इन इटली, है ना। तो LIGO जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड है एंड वर्गो इन इटली में जो इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से ये डिटेक्ट किया गया है। और जो टेक्निक यूज की जाती है टू डिटेक्ट द सिग्नल उसे मैच्ड फिल्टरिंग कहा जाता है। तो याद रखना मैच्ड फिल्टरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, बस ये याद रखना है। और ये आपका LIGO इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। वैसे तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो ये रिपल्स इन स्पेस टाइम कह सकते हो विच ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट caused by some of the most violent and energetic process in the universe and ये अपने साथ information भी carry out करते हैं about the cataclysmic origin as well as invaluable clues to the nature of gravity, है ना। तो ये nature of gravity के बारे में भी information रखता है as well as ये जो आपका cataclysmic origin है उसके बारे में भी जानकारी दे सकता है। इसलिए साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ग्रेविटेशनल वेव्स को अंडरस्टैंड करने में। और ये कब कब क्रिएट होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। या फिर व्हेन ए स्टार एक्सप्लोड्स एसिमेट्रिकली जिसको हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तब भी ये ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हो सकते हैं। व्हेन 2 बिग स्टार ऑर्बिट ईच अदर, तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हो सकते हैं। या फिर व्हेन 2 ब्लैक होल ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हो सकते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो वैसे 1916 में ही प्रिडिक्ट कर दिया था ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस के बारे में इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड ग्रेविटेशनल वेव्स को फॉर द फर्स्ट टाइम 2015 में डिटेक्ट किया गया था LIGO के द्वारा, जो कि लोकेटेड है US में। LIGO की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करती है, जिसमें 2 इनॉर्मस लेजर इंटरफेरोमीटर्स लगे हुए हैं। एंड देयर आर 3 LIGO सिस्टर फैसिलिटीज, एक तो विर्गो इटली में, GEO 600 जर्मनी में है एंड कागरा इन जापान में है। और याद रखना है आपको कि देयर इज़ LIGO इंडिया, ये प्लांट ज्वाइंट इंडिया US डिटेक्टर होगी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये याद रखना है कि इंडिया में भी सिस्टर LIGO लाने का प्रयास है जो कि आपका हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में होगा। तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स एंड द न्यूट्रॉन स्टार एंड प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 साल में लगातार ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर आई है। और मैच्ड फिल्टरिंग आपको याद रखना है, मैच्ड फिल्टरिंग इज एसोसिएटेड विथ ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शन, क्योंकि यही टेक्निक इस्तेमाल होती है टू डिटेक्ट द सिग्नल ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। और ग्रेविटेशनल वेव्स हैं क्या, तो रिपल्स इन स्पेस टाइम
and it travels at a speed of light, caused by some of the most violent and energetic processes in the universe. So we have discussed about gravitational waves, its properties, and the LIGO project. Let's move to the next article. Pradhan Mantri formalization of microprocessing enterprises scheme completes 1 year. तो जो आपका प्रधानमंत्री फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम जो लाई गई थी उसका 1 ईयर हो गया, तो 1 ईयर में क्या चेंजेज आई है और इसके कुछ बेसिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अचीवमेंट्स क्या अभी तक हासिल हुई है इस स्कीम्स में, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बिकॉज वेन एवर ए स्कीम कम्स तो वी हैव टू नो द अचीवमेंट सो फार एंड द बेसिक, सो दैट वी कैन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस ऑफ द MCQs एज वेल एज। ये स्कीम्स आपको ही पता है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि 2020 में स्कीम्स से जुड़े क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए जितने पहले पूछे जाते थे। ओवरऑल 2019 में 22-23 मार्क्स के स्कीम्स पूछ लिए जाते थे, लेकिन 2020 में स्कीम्स के इम्पोर्टेंस को घटा दिया गया था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न UPSC इज गोइंग नाउ, so that we can exactly target those topics which is very important for prelims point of view। and मेंस के लिए तो वैसे स्कीम्स पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सो हम अचीवमेंट्स भी देखेंगे अभी तक जो हुए हैं, बट अगर बेसिक की बात करें इस स्कीम की तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो सिंपली इट मीन्स कि आपका स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है और सेंटर की तरफ से भी फंड की कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई जाती है और इसके तहत फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज का अपग्रेडेशन किया जा सके, उनको फाइनेंशियल एड देकर, टेक्निकल एड देकर, बिजनेस सपोर्ट देकर उनको आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और इसे लॉन्च किया गया था अंडर आत्म भारत अभियान एंड इसको इम्प्लीमेंट की जा रही है फ्रॉम 2020 टू 2024-25। याद रखना है ये सनसेट स्कीम है बिकॉज इट इज़ ए टाइम लिमिट। 2020 से शुरू किया गया था और 2024 से 25 तक चलेगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोडल बैंक है इसके इम्प्लीमेंटेशन के। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द नोडल बैंक फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट इज़ नॉट SBI। यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम की बात करें तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट प्राप्त होगा सो दैट जो MSMEs हैं वो अपग्रेड कर सके, अपने आप को फॉर्मलाइज कर सके। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किया जाएगा। कैसे? तो स्किल ट्रेनिंग प्रदान कर, टेक्निकल नॉलेज ऑन फूड सेफ्टी देकर, स्टैंडर्ड्स एंड हाइजीन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट करवाकर, एज वेल एज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हो गए, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर भी फोकस करवाया जाएगा। एंड ये जो स्कीम है इस स्कीम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अप्रोच को भी अडॉप्ट किया गया है, यानी कि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट होती है, तो उन यूनिक प्रोडक्ट को लोकल से ग्लोबल लेवल पर लेकर आना ये आपका होता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच टू रीप द बेनिफिट ऑफ स्केल इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स, availing common services and marketing of the product। एंड इट ऑल्सो प्लेसेस फोकस ऑन वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट। आपको पता है जो भी वेस्ट से वेल्थ प्रोडक्ट पर जो आजकल फोकस किया जा रहा है तो ये स्कीम इस पर भी फोकस करता है, एज वेल एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना है कि ये स्कीम ऑल्सो फोकसेस ऑन वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर हम बात करें अचीवमेंट जो अभी तक हुए हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रूव की जा चुकी है 707 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें 137 यूनिक प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले गए हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में। एंड वी हैव द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, दैट इज योर NIFTEM, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट दे रहे हैं इन पार्टनरशिप विद द स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। एंड 54 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर, यही है आपका यहाँ पर ट्रेनिंग और स्किल्स दिए जाते हैं, उसको अप्रूव कर दी गई है 17 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के क्षेत्र की बात करें तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन की गई है नाफीड एंड ट्राइफेड के साथ टू टेक अप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट फॉर 10 प्रोडक्ट्स ईच। तो ये हमने अचीवमेंट्स की बात करी। एंड प्रीलिम्स के लिए आपको ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और कौन सी मिनिस्ट्री ये चला रही है ये भी याद रखना है। और ये सनसेट स्कीम है ये भी आपको याद रखनी है और ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आपको मेंस के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस दिस एंड
अचीवमेंट्स आपको याद रखने हैं फॉर मेंस, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये आपका जो डाटा है एंड फैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा काम होंगी, तो ये आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट और नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। आपका जो भी डाटा मेंस के लिए ज़रूरी होगा वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो क्या कुछ डिटेल्स रिलीज हुई है नीति आयोग के द्वारा, वो आप देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में ये कहा गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लार्जली इसको फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स में डिवाइड करी गई है। फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल आपका अप्रोक्स 23.3% ऑफ द ट्रीटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल आपका सिर्फ और सिर्फ 1.1% ऑफ द ट्रीटेड एलिमेंट्स आते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि वैसे हॉस्पिटल जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। प्रॉफिट हॉस्पिटल यानी कि वैसे हॉस्पिटल जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव भी होता है टू कल्टिवेट प्रॉफिट। एंड इस रिपोर्ट में आपका 4 कैटेगरीज ऑफ नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को डिमार्केट किया गया है। नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, ये आपका जो इन्फोग्राफिक है 1, 2, 3, 4 इसमें। तो पहला आप देख सकते हो पब्लिक बेस्ड हॉस्पिटल्स, दूसरा है आपका कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल, तीसरा है आपका कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, और चौथा है प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल्स। और अगर हम बात करें नीड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल की, तो हमें नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल की ज़रूरत क्यों है? तो बेसिकली वी हैव द लैक ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर। हमारे देश में क्वालिटी हेल्थ केयर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, खासकर अगर हम रूरल इंडिया वर्सेस अर्बन इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में जो क्वालिटी हेल्थ केयर की पेनिट्रेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। एंड उतना ही नहीं, जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो जाती है उनके लिए भी ये आपका क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं है। एज वेल एज अगर हम अदर डिटेल्स की बात करें तो वी हैव द अनअवेलेबिलिटी एंड अनअफोर्डेबिलिटी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। फॉर एग्जांपल ये जो दवाई के कॉस्ट आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये या तो वो अनअवेलेबल नहीं हो पाते हर एक लोकेशन पे, या फिर वो अफोर्डेबल नहीं हो पाते, इसलिए ये आपका इशू आता है, चैलेंजेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी एंड अनअफोर्डेबिलिटी इन हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो तीसरा चैलेंज आप देख सकते हो लो बेड डेंसिटी, यानी कि आप समझ सकते हो 1000 पॉपुलेशन में आपका अप्रोक्स 1 बेड एलोकेट किए जाते हैं अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस हैव हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इन अर्बन एरियाज। आप देख सकते हो 72% ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स आपका अर्बन एरियाज में है, और जो रिमेनिंग है वो सिर्फ रूरल एरियाज में। तो ये आपका रूरल अर्बन गैप एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जिसे डील करना नेसेसरी है। और अगर हम बात करें एडवांटेजेज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ओवर द प्रॉफिट हॉस्पिटल, तो बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केयर किसी इंडिविजुअल को लगने हैं वो तो वैसे कम ही हो जाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में, अप्रोक्स 1/4 कम हो जाएंगे इन द पेशेंट डिपार्टमेंट एंड अबाउट 1/3 इन द OPD, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मेडिसिन एट अबाउट 26% लेसर रेट। तो आप समझ सकते हो ये जो अफोर्डेबिलिटी की समस्या है वो भी इश्यू डील हो सकती है, बिकॉज फॉर प्रॉफिट और जो हॉस्पिटल्स आपके होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उनके जो दवाई के कॉस्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट में जो दवाई है वो भी सस्ती आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेडिसिन मिलेंगे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में वो 26% लेसर रेट पर मिलेगा। साथ ही साथ डॉक्टर्स फीस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 18% लेस लगते हैं। एंड पोजिशन टू कैटर टू द अनरीच्ड एंड अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन, तो वैसे पॉपुलेशन जो एक्सेसिबल नहीं कर पाते हॉस्पिटल्स को या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको भी ये हॉस्पिटल सर्विसेज मिल सकेंगी। साथ ही साथ परसेप्शन ऑफ गुडविल थ्रू वेरियस कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये आपका जो व्यू पॉइंट्स है लोगों के अंदर वेरियस कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स के जरिए जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जो व्यू बनी है कि ये गंदा है या फिर जो सर्विसेज सही नहीं देते, वो परसेप्शन चेंज हो सकते हैं वाया गुडविल। तो ये हमने डिस्कस किया नीति आयोग की कुछ सर्टेन रिपोर्ट के बारे में, और जो 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स की कैटेगरी है आपको याद रखना है, फेथ बेस्ड हॉस्पिटल, कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल। प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में ये हो जाते हैं कि जो सर्विसेज दिए जाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पर एंड नो लॉस बेसिस पर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वैसे इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये रिपोर्ट आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें जो डाटा है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फोर्टिफिकेशन आपको ही पता है, जब आर्टिफिशियली किसी भी न्यूट्रिएंट्स को फूड में डाले जाते हैं तो उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड पल्सेस, ये सब आ जाते हैं।
तो ये जो आपका फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है और इसे 3 साल के लिए 2019-20 में लॉन्च किया गया था और अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। याद रखना है, नॉट इन ऑल स्टेट्स बट ओनली इन 6 स्टेट्स। और वो कौन से 6 स्टेट्स हैं? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की अगर हम बात करें तो बेनिफिट क्या होती है? पहली बात तो ये कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कंप्लीमेंट्री स्ट्रेटजी यानी कि अगर किसी फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसी व्यक्ति के शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और वो एक्सेसिबल नहीं करता है हाई कॉस्ट फूड एंड हाई क्वालिटी फूड, तो ये फोर्टिफिकेशन मदद कर सकता है उसके शरीर में विटामिन एंड मिनरल कंटेंट को बढ़ाने में एंड ए स्टेप टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड फाइट फ्रॉम द एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में ये फोर्टिफिकेशन मदद कर सकता है टू डील विद दैट। And now center has expedited capacity of fortification of rice from 15,000 metric ton to 3.5 lakh metric ton by incentivizing and creating awareness among the rice millers. And let's move to the second one, enforcing contracts portal। तो ये जो पोर्टल है लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। इसका एम बेसिकली टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिजीम इन द कंट्री। एंड ये जो पोर्टल है ये आपका कम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल से प्राप्त होगी रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म जो लिए जा रहे हैं ऑन द इश्यू ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर। और आप देख सकते हो अभी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूज किए जाते हैं उसमें भारत की रैंकिंग आपका 163 थी इन 2019। एंड इससे और क्या बेनिफिट होगी? तो ईजी एक्सेस टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कमर्शियल केसेस इन डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। एंड ये जो पोर्टल है ये आपका एक्सेस टू रिपोजिटरी ऑफ कमर्शियल रोज फॉर रेडी रेफरेंस ये भी प्रदान कर सकेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। तो याद रखना है आपको, आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च की गई है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये क्रिएट की गई टू इक्विप फार्मर्स with actionable agriculture insights यानी कि information and early weather alerts। एंड ये आपका 12 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, envisioned in 5 stages। एक तो आपका डाटा एग्रीगेशन है। डाटा एग्रीगेशन में आपका सॉइल टाइप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सॉइल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मॉइस्चर, वेदर, वाटर टेबल, ये सब इन्फॉर्मेशन प्रदान करी जाएंगी। एंड बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड इंसाइट्स रिलेटेड टू क्रॉप सिलेक्शन, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स एंड वाटर नीड फॉर ईच फार्मर एंड द फार्म होल्डिंग लेवल। एंड ऑल्सो enable local expertise, support interaction and insights, deriving machine learning interferences, continuous improvement। तो ये सब आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। Now we have the heat dome in northern America। ये आपने सुना होगा न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा टेंस करने वाली न्यूज़ है बिकॉज ये जो नॉर्दर्न अमेरिका है अब हीट वेव जैसे कंडीशन फेस कर रहा है। एंड हीट डोम की बात करें तो याद रखना है हीट डोम इज़ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, नहीं, इट इज़ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड इट पास ओवर ए रीजन लाइक ए लिड ऑन ए पोर्ट जिसमें हीट को ट्रैप किए जाते हैं ना, तो ये याद रखना है। इट इज़ ए जोन ऑफ एरिया ऑफ हाई प्रेशर दैट पास ओवर ए रीजन लाइक ए लिड ऑन ए पोर्ट एंड विच टैप्स द हीट। एंड ये याद रखना है कि ये फॉर्म बेसिकली हो रहे हैं और इसको फेवरेबल कंडीशन बेसिकली ला नीना ईयर के टाइमिंग में ज़्यादा ये फेवरेबल होता है फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ला नीना ईयर 2021 रहा है और ये दैट्स वाई ये फॉर्म होने के चांसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज इस समय वाटर कूल होते हैं इन द ईस्टर्न पैसिफिक और वार्म होते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में। एंड ये जो टेम्परेचर डिफरेंस बन गया ये आपका विंड्स को क्रिएट करेगा जो ब्लो करवाती हैं डेंस ट्रॉपिकल एंड वेस्टर्न एयर को ईस्ट वार्ड की तरफ। एंड वार्म एयर आपका ट्रैप हो जाता है इन द जेट स्ट्रीम विच इज़ ए करंट ऑफ एयर काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं अराउंड द ग्लोब एंड इंड्स अप ऑन द यूएस वेस्ट कोस्ट। एंड वी हैव द लास्ट न्यूज, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट SERB फायर। ये आपका रिसर्च इनिशिएटिव है लॉन्च बाय SERB दैट इज़ योर स्टेट्यूटरी बॉडी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। एंड फायर की बात करें तो ये ज्वाइंट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इनिशिएटिव है, को फंडिंग मैकेनिज्म भी है। इसमें आपका इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को प्रमोट किए जाएंगे, साथ ही साथ एकेडमिक रिसर्च को स्ट्रेंथन किया जाएगा थ्रू कोलैबोरेशन विद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। एंड ये जो न्यू इनिशिएटिव है बेसिकली एम्स टू यूटिलाइज द एक्सपर्टीज अवेलेबल इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल लेबोरेटरीज टू सॉल्व इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी।
तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया अबाउट ऑल द टॉपिक्स। होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।